स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद महेश में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड या बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर से जो आपका पेपर 2 है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। इसमें से हम वन लाइनर सीरीज़ को लेकर के बात कर चुके हैं, जिसके लिए आप स्टडी विद स्वाति को भी ज्वाइन करके देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के बात कर ली है, यानी ऑलरेडी वहाँ पर बता दिया है कि कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। आपके प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम अति लघु प्रश्नों को लेकर ही बात करेंगे, जिसमें आपके लगभग 1 से 25 तक के प्रश्नों को लेकर के बात की जाएगी। इसमें उन प्रश्नों को शामिल किया जाएगा जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, साथ ही जो आपके पेपर में आ सकते हैं उन सभी को लेकर के। तो यहाँ पर ये आपका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में 1 से 25 तक की प्रश्नों को लेकर के बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को पार्ट 1 को। प्रश्न नंबर 1 है, शिक्षण प्रविधियाँ क्या हैं? शिक्षण प्रविधियों की बात की जाए तो एक शिक्षक इनका प्रयोग क्यों करेगा? शिक्षण प्रक्रिया एक जटिल विषय है, क्योंकि कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक जो है योजना बनाएगा कि उसे क्या कक्षा में पढ़ाना है। योजना बनाने के पश्चात वह सोचता है कि विषय वस्तु को छात्रों के सम्मुख कैसे प्रस्तुत किया जाए, कैसे उन्हें सुगमता से पहुंचाया जा सकता है। इन प्रश्नों के उत्तर को हम शिक्षण विधि कहते हैं। साथ ही कुशलता एवं उत्तम शिक्षण के लिए शिक्षक को कुछ युक्तियां या प्रविधियों का प्रयोग करना पड़ता है, जिनके माध्यम से जो विषय वस्तु है उसमें रोचकता लाई जा सकती है। यानी कह सकते हैं कि ज्ञानार्जन को प्रभावशाली, ग्राह्य, बोधगम्य, सरल एवं रोचक बनाने के लिए ही हम शिक्षण प्रविधियों या विधियों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दिया है, एक कुशल शिक्षक हेतु शिक्षण प्रविधियों का ज्ञान होना आवश्यक है। शिक्षण प्रविधियों के द्वारा बालक को प्रभावी ढंग से शिक्षण कार्य कराया जा सकता है। शिक्षण प्रविधियाँ जो होती हैं वो शैक्षणिक क्रियाओं के संचालन का एक विशिष्ट अंग होती हैं। ठीक है। साथ ही बात की जाए अगर शिक्षण प्रविधियों के प्रकारों की, तो कई प्रकार की शिक्षण प्रविधियाँ या विधियाँ देखने को मिलती हैं। जैसे प्रश्नोत्तर प्रविधि, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है शिक्षण प्रक्रिया की। वर्णन प्रविधि, व्याख्यान प्रविधि, विवरण प्रविधि, कहानी कथन प्रविधि, उदाहरण प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि, गतिविधि प्रविधि, भ्रमण प्रविधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि या प्रविधि। तो इस तरह से शिक्षण की अनेकों प्रविधियां या विधियां देखने को मिलती हैं। प्रश्न नंबर 2 है, शिक्षण के किस सूत्र के अंतर्गत पहले किसी तथ्य अथवा विषय की पूर्ण जानकारी अल्प रूप में दी जाती है, फिर उसके एक एक अंश की जानकारी दी जाती है? अगर बात की जाए पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र की, तो इस सूत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम पूर्ण विषय वस्तु की जानकारी अल्प रूप में देते हैं, फिर उसके एक एक अंश की जानकारी दी जाती है। जैसे बालक को सर्वप्रथम वाक्य का ज्ञान कराने के पश्चात ही उसमें प्रयुक्त कर्ता, क्रिया एवं कर्म के बारे में बताया जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, बच्चा जो पहले से जानता है उसको आधार बनाकर उन बातों को बताया जाना जो वे नहीं जानते हैं कहलाता है। तो ये ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र है। अगर बात की जाए ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र की, तो इस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत बालक जो कुछ भी पहले से जानता है उसको आधार बनाकर उन बातों को बताया जाता है जो वह नहीं जानता है। जैसे बच्चों को जोड़ बताना, तो उन्हें गिनती बताते हुए जोड़ को बतलाना। जैसे मान लीजिए बच्चे को पता है कि का से कबूतर होता है, तो कबूतर के लिए उसे पहले का पता होना चाहिए, यानी वो का जानता है, उसे ज्ञात है। उसके बाद ही कमल कैसे लिखते हैं या कबूतर के लिए हम सबसे पहले किस वर्ण का प्रयोग करते हैं, ये जोड़ करके बताना। प्रश्न नंबर 4 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष बनी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यानी 1986 में बनी। प्रश्न नंबर 5 है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है? तो शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग होता है। बात की जाए अगर उपचारात्मक शिक्षण की यानी रिमेडियल टीचिंग की, तो इसके अंतर्गत आप सबसे पहले समस्याओं का पता लगाएंगे कि छात्रों को किस चीज़ में समस्या आ रही है, पठन संबंधी यानी कोई भी समस्या है उनका पता लगा करके ही उसके बाद ही आप उनका उपचार करेंगे, उसी के अनुसार आप शिक्षण व्यवस्था करेंगे। यही है उपचारात्मक शिक्षण। प्रश्न नंबर 6 है,
किस शिक्षण सूत्र के द्वारा वस्तु या संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर दी जाती है? तो वस्तु के संदर्भ की जानकारी जो है वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र के अंतर्गत दी जाती है। अगर बात की जाए स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र की, तो इस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत वस्तु अथवा संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर दी जाती है। जैसे प्रारंभिक कक्षाओं में गिनती सिखाते समय गोलियों, तीलियों या अन्य रोचक तथा स्थूल वस्तुओं की मदद ली जाती है। ठीक है, सिंपल शब्दों में स्थूल का अर्थ है बड़ा और सूक्ष्म का अर्थ है छोटा। जब भी आप किसी छोटी चीज़ को बताने के लिए कोई बड़ी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो वही आपका स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र को बताएगा। प्रश्न नंबर 7 है, इस उद्यान में बालक, पौधे, पाठशाला, बगीचा तथा शिक्षक माली होता है, यह कथन किसने व्यक्त किया है? तो यह कथन फ्रॉबल महोदय का है। फ्रॉबल ने किंडरगार्टन दिया। इनके अनुसार ही जो बालक है वो बगीचा या पौधा कहलाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, भाषा शिक्षण की मुख्य दक्षताएं या कौशल कौन कौन से हैं? ठीक है, तो भाषा शिक्षण की दक्षताएं, कौशल या निपुणता जो है वो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना है। सर्वप्रथम बच्चा सुनेगा, बोलेगा, तत्पश्चात पढ़ेगा और लिखेगा। प्रश्न नंबर 9 है, शिक्षण से क्या तात्पर्य है अथवा शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षण का अर्थ संक्षेप में दिया है ज्ञान प्रदान करना। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। इस पर प्रत्येक देश की शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, सामाजिक परिस्थितियां तथा मूल्यों आदि का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, शिक्षण जो है शब्द अंग्रेजी के टीचिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है। शिक्षण से अभिप्राय सीखना है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी शिक्षण के बारे में, शिक्षा के बारे में कुछ बोला है। इन्होंने कहा, शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा अनुवीय या अपूर्ण मानी जाती है। यहाँ पर दिया है, शिक्षक शिक्षण द्वारा छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। थॉमसन महोदय ने भी शिक्षण के बारे में लिखा है कि सीखने के लिए दिए जाने वाले निर्देशन के रूप में शिक्षण को परिभाषित किया जा सकता है। इस तरह से कई सारी परिभाषाएं भी शिक्षण की देखने को मिलती हैं। प्रश्न नंबर 10 है, शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया क्यों माना गया है? यहाँ पर पूछा है त्रिमुखी प्रक्रिया क्या है। ठीक है, शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिक्षण के अंतर्गत 3 बिंदु आते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षण की जो त्रिमुखी प्रक्रिया है इसे जॉन डेवी महोदय ने दिया है। ये है शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया। यहाँ पर शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 है, यह कथन किसका है? ज्ञान किसी देश के सुख व समृद्धि का आधार है। तो यह कथन जॉर्ज वॉशिंगटन का है। इन्होंने ही बताया है कि किसी देश के सुख व समृद्धि का जो आधार है वो ज्ञान है। ठीक है, तो इन अकॉर्डिंग्स को जो भी राइटर्स के अकॉर्डिंग है इन सभी को आप याद कर लीजिए। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। प्रश्न नंबर 12 है, संप्रेषण के प्रमुख घटकों का नामोल्लेख कीजिए। तो संप्रेषण के 3 प्रमुख घटक देखने को मिलते हैं। पहला है प्रेषक, यानी जो मैसेज भेजने वाला होता है। दूसरा मैसेज ही होता है और तीसरा मैसेज को प्राप्त करने वाला यानी ग्राही। तो इस तरह से सेंडर, मैसेज और रिसीवर, ये 3 प्रमुख घटक देखने को मिलते हैं संप्रेषण के। ये आपका बीटीसी 2015 में जो सेकंड टाइम पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था और इस चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। प्रश्न नंबर 13 है, शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत से क्या आशय है? तो यहाँ पर दिया है, प्रेषण द्वारा बालक में अभिरुचि पैदा होती है जिसके फलस्वरूप बालक, आगे दिया है, ध्यानमग्न होकर पढ़ता है। अब प्रेरणा बालक की ध्यान शक्ति को बढ़ा देती है। दोस्तों, अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की, तो प्रेरणा के द्वारा बच्चों में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जाती है। जब बच्चा ग्रहण करने में रुचि नहीं दिखाता तब उसे अभिप्रेरित या प्रेरित किया जाता है। उसके द्वारा उसमें रुचि उत्पन्न हो जाती है। बच्चे को प्रेरित करने के लिए उसकी जन्मजात रुचियों का सहारा लेना भी पड़ता है। रुचि उत्पन्न हो जाने पर उसके लिए ज्ञान
जो ग्रहण करना है वो अत्यंत सरल हो जाता है। बच्चों को उत्साहित करने के लिए जिज्ञासा का सहारा लेना भी आवश्यक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो टीचिंग है उसमें थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का एक अहम रोल होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है, उदाहरण प्रविधि की 2 उपयोगिता बताइए। तो उदाहरण प्रविधि की उपयोगिता पूछा है। उदाहरणों का प्रयोग छात्रों की विचार शक्ति या कल्पना शक्ति को जागृत करने और मानसिक विकास में वृद्धि हेतु किया जाता है। यहाँ पर पहला उदाहरण से पाठ्यवस्तु स्पष्ट, बोधगम्य तथा रोचक बन जाती है। दूसरा, उदाहरणों का प्रयोग विषय सामग्री को स्पष्टता प्रदान करता है और नया ज्ञान भी देता है। तो इस तरह से उदाहरण प्रविधि की कई सारी उपयोगिताएं देखने को मिल सकती हैं। साथ ही अगर बात की जाए उदाहरण के प्रकार, तो उदाहरण प्रविधि भी 2 प्रकार की होती है, शाब्दिक उदाहरण और दृश्यात्मक उदाहरण। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 है, उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं, अथवा उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं। ये आपका डीएलएड 2018 और 2015 में पूछा गया था। तो अभी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि रिमेडियल टीचिंग क्या होती है। उपचारात्मक शिक्षण उस शिक्षण को कहा जाता है जिसके माध्यम से छात्रों की शिक्षा संबंधी त्रुटियों को दूर किया जाता है और छात्रों की कमजोरियों का पता लगाकर उसके सीखने में आ रहे बाधक तत्वों को दूर किया जाता है। रिमेडियल टीचिंग में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप समस्या का पता लगाएंगे, तत्पश्चात उसको दूर करेंगे। ठीक है, यही है रिमेडियल टीचिंग। प्रश्न नंबर 16 है, गतिविधि आधारित शिक्षण किसे कहते हैं। तो गतिविधि से तात्पर्य उन समस्त क्रियाओं से है जिनकी सहायता से बच्चे विषय वस्तु पर ध्यानपूर्वक कार्य कर रहे होते हैं और साथ ही करके सीख रहे होते हैं, यानी उनमें गतिविधि या सक्रियता आधारित शिक्षण निहित होता है। प्रश्न नंबर 17 है, शिक्षण अधिगम सामग्री से क्या अभिप्राय है। अगर हम बात करें शिक्षण अधिगम सामग्री यानी टीएलएम, जिसे आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं, तो इससे आशय उस सामग्री से है जिनका प्रयोग बालकों की ज्ञानेंद्रियों को अभिप्रेरित करने के लिए किया जाता है। कहने का अर्थ है कि आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करते हुए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप सभी जानते हैं, जो भी आपका श्यामपट्ट हो गया, चौक, टेस्टर, मार्कर, मॉडल, चार्ट पेपर, ठीक है, या श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो छात्रों का ज्ञान है वो स्थायी हो जाता है। ठीक है, उनमें रोचकता उत्पन्न होती है, उनको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती। यही आपका टीएलएम कहलाता है, जो कि शिक्षण अधिगम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न नंबर 18 है, कहानी कथन प्रविधि के क्या उद्देश्य हैं। आप सभी जानते हैं प्राथमिक स्तर पर बच्चों को कहानी सुनने का बहुत शौक होता है। इसके कई सारे उद्देश्य होते हैं। कहानी कथन एक प्रविधि है, इसका उपयोग छात्रों की कल्पना शक्ति विकसित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी उनकी जो कल्पना शक्ति है, मेमोरी पावर है, उसका विकास अच्छा हो जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, विवरण प्रविधि किसे कहते हैं। अगर हम बात करें विवरण प्रविधि की, तो इसके अंतर्गत क्या होगा, विवरण शिक्षण या सूचना देने की एक महत्वपूर्ण प्रविधि मानी जाती है। विवरण की कला जो होती है वो प्रत्येक शिक्षक में जन्मजात रूप से देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, किसी भी बात को विस्तृत रूप से घटनाओं को वर्णन में कल्पना का पुट देकर रोचक बनाते हुए प्रस्तुत किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विवरण शिक्षण या सूचना देने की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। विवरण की कला प्रत्येक शिक्षक में जन्मजात पाई जाती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है, संप्रेषण की कोई एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। संप्रेषण दो व्यक्तियों के मध्य में बातचीत का माध्यम होता है। कहने का अर्थ है कि संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं, प्रभावों आदि का इस प्रकार परस्पर विनिमय करते हैं कि सभी लोग प्राप्त संदेशों को समझ पाते हैं। संप्रेषण में संदेश देने वाले तथा संदेश ग्रहण करने वाले के मध्य संदेशों के माध्यम से समन्वय स्थापित किया जाता। अभी मैंने बताया था कि संप्रेषण में क्या होगा, एक होगा आपका सेंडर, दूसरा है मैसेज, तीसरा है रिसीवर। मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये तीन घटक ही मुख्य होते हैं। अगर बात की जाए संप्रेषण के कुछ और पॉइंटों की, तो संप्रेषण जो शब्द है वो अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनियस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है सामान्य या कॉमन। अतः संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति
सामान्य अवबोध के माध्यम से आदान प्रदान करते हैं अपने भावनाओं विचारों को। ठीक है। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, संप्रेषण के कितने घटक हैं, नाम बताइए। तो अभी मैंने बताया था 3 घटक हैं, प्रेषक, संदेश और ग्राही। प्रश्न नंबर 22 है, शिक्षण सूत्र क्या है। शिक्षण सूत्र वह है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों को प्रभावी ढंग से स्थायी ज्ञान प्रदान करता है। रेमंड महोदय ने बताया कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें या जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। शिक्षण सूत्रों की बात की जाए तो शिक्षण सूत्रों के माध्यम से ही जो टीचर है वो बच्चों को पढ़ाता है। और साथ ही बात की जाए शिक्षण सूत्र के प्रकारों की तो शिक्षण सूत्र 11 प्रकार देखने को मिलते हैं। सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक से तर्कसंगत की ओर, अनुभूत से युक्त या तर्कपूर्ण की ओर और प्रकृति का अनुसरण। ये हैं शिक्षण सूत्र के 11 प्रकार। प्रश्न नंबर 23 है, पुनर्बलन का क्या अर्थ है। पुनर्बलन के अर्थ की बात की जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ है पुनः बलित करना, यानी पुनः बल देना। पुनर्बलन का अर्थ पुनः बल देना है। पुनर्बलन के द्वारा छात्रों को अच्छा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। पुनर्बलन से बच्चों को मानसिक रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। पुनर्बलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। जब भी आप छात्रों को शिक्षित कर रहे होते हैं और कुछ छात्र उनमें बोलना चाह रहे होते हैं और बोल नहीं पाते हैं तो आप क्या करते हैं, पुनर्बलन का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि हाँ आप बिल्कुल बता सकते हैं, ये चीज़ें आपको आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप बच्चों को पुनर्बलित करते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, एक तरफा ऑन-वे संप्रेषण क्या होता है। तो अगर बात की जाए एक तरफा संप्रेषण में तो इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचा देता है या प्रभावशाली संप्रेषण नहीं होता है। इसमें क्या होगा, देख सकते हैं डायग्राम भी बना हुआ है। किसमें प्रेषक होगा, दूसरा सूचना या संदेश होगा, तीसरा ग्रहण कर लेगा। इसका कोई माध्यम नहीं होता है, बस सूचना मिली और सुन लिया, कोई रिस्पांस नहीं लिया। ठीक है, ये है एक तरफा संप्रेषण। अगर वहीं बात करें प्रभावी संप्रेषण की तो क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, प्रभावी संप्रेषण किसे कहते हैं। प्रभावी संप्रेषण में एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है तथा उसी के अनुसार उसका जवाब देता है। यह संप्रेषण दो तरफा यानी 2 वे होता है। कहने का मतलब है कि एक तरफा में प्रेषक जो होता है यानी सेंडर जो होता है उसने मैसेज भेजा और रिसीव कर लिया रिसीवर ने। ठीक है, वो एक तरफा हो गया। जबकि 2 तरफा या 2 वे में क्या होता है कि सेंडर ने सूचना या मैसेज को भेजा और रिसीवर ने उसे रिसीव करके वापस जवाब भेजा। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 तरफा संप्रेषण कहलाएगा, ये प्रभावी संप्रेषण कहलाता है। इस तरह आज के इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 25 पर ही रुकेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस को लेकर के बात की जाएगी। तो उम्मीद है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो।